प्राचीन स्थापत्य कला की बात होती है तो आमतौर पर लोग या तो रोम या फिर इजिप्ट का उदाहरण देते हैं, लेकिन हमारा भारत भी प्राचीन समय में स्थापत्य कला में पीछे नहीं था। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कला की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल के बीच लगभग 1500 साल का अंतराल है। बौद्ध ग्रंथों में हाथी दांत, मिट्टी और धातुओं के काम का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में कला के दो रूप मिलते हैं, एक तो राज्य द्वारा नियुक्त कारीगरों द्वारा कला और दूसरा लोक कला। राजकीय कला की बात करें तो प्रासाद या महल निर्माण की कला, इस कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का प्रासाद है। इसके बारे में एक ग्रीक इतिहासकार एरियन बताता है कि इसके अनुसार राजप्रसाद का वैभव ऐसा था कि इसका मुकाबला न तो सूसा कर सकता था और ना ही एक बेतना। यह प्रसाद संभवतः वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार गांव के समीप था। कुम्हरार की खुदाई में प्रासाद के सभा भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे प्रासाद की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा भवन खंभों वाला भवन था। सन 1914-15 की खुदाई तथा 1951 की खुदाई में कुल मिलाकर 40 पाषाण स्तंभ मिले, जो इस समय ठीक ठाक दशा में हैं। इस सभा भवन का फर्श और छत लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और उनमें चमकदार पॉलिश की गई है। फाहियान ने अत्यंत भाव विभोर शब्दों में इस प्रासाद की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसके अनुसार यह प्रासाद मानव कृति नहीं है बल्कि देवों द्वारा निर्मित है। प्रासाद के स्तंभ पत्थरों से बने हुए हैं और उन पर सुंदर उकेरन और उभरे चित्र बने हैं। फाहियान के वृत्तांत से पता चलता है कि अशोक के समय इस भवन का विस्तार हुआ। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ था। नगर की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.5 मील थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवारें बनी हुई थीं, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छोटे छेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक खाई थी जो 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी थी। नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार थे। दीवारों पर बहुत से बुर्ज थे जिनकी संख्या 570 थी। पटना में गत वर्ष में जो खुदाई हुई उससे काष्ठ निर्मित दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1920 में बुलंदी बाग की खुदाई में प्राचीर का एक अंश उपलब्ध हुआ है जिसकी लंबाई 150 फीट है। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकात्मक स्तंभ हैं, जो कि उसके धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। उनकी संख्या लगभग 20 है और ये चुनार बनारस के निकट के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। लाट की ऊंचाई 40 से 50 फीट है। चुनार के खानों से पत्थरों को काट कर निकालना शिल्पकला में इन एकात्मक स्तंभों को तराशकर वर्तमान रूप देना, इन स्तंभों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना शिल्पकला तथा इंजीनियरिंग कौशल का अनोखा उदाहरण है। इन स्तंभों के दो मुख्य भाग उल्लेखनीय हैं, स्तंभ यष्ट या गावदुम लाट और शीर्ष भाग। भारतीय विद्वान इसे आवांगमुखी कमल कहते हैं। इसके ऊपर गोल अंड या चौकी है। कुछ चौकियों पर 4 पशु और 4 छोटे चक्र अंकित हैं, जैसे सारनाथ स्तंभ शीर्ष की चौकी पर, तथा कुछ पर हंस पंक्ति अंकित है। चौकी पर सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल आसीन है। रामपुर में नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है।
अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्षक है। मौर्य शिल्पियों द्वारा रूप विधान का सबसे अच्छा दूसरा नमूना और कोई नहीं। दूसरे सिंहों जैसी शक्ति का प्रदर्शन है, उसकी फूली हुई नसों में जैसी स्वाभाविकता है और उसके नीचे उकेरी आकृतियों में जो प्राणवान वास्तविकता है, उसमें कहीं भी आरंभिक कला की छाया नहीं है। शिल्पों ने सिंहों के रूप को प्राकृतिक सच्चाई से प्रकट किया है। मौर्य काल से पूर्व और एक हद तक मौर्यकालीन स्थानों पर जो काली पॉलिश वाले मृदभांड पाए गए थे, उनसे प्रतीत होता है कि देश के इतिहास में एक युग ऐसा था जब ओपदार चमक में रुचि ली जाती थी। यह भी सिद्ध होता है कि पॉलिश का रहस्य केवल राजशिल्पियों तक ही सीमित नहीं था। पिंपर हवा स्तूप से मिली स्फटिक मंजूषा, पाटलिपुत्र के 2 यक्ष और दीदारगंज की यक्षी में भी यह पॉलिश पाई जाती है। सारनाथ के धर्मचक्र की कल्पना नितांत भारतीय है। अब बात कर लेते हैं वास्तुकला की। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का आरंभ किया, अर्थात चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुफा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी। इस गुफा के 2 कोष्ठ हैं। एक गोल व्यास है जिसकी छत अर्धवृत्ताकार या खरबूजिया आकार की है। उसके बाहर का मुखमंडप आयताकार है किंतु छत गोलाकार है। दोनों कोष्ठों की भित्तियों और छतों पर शीशे जैसी चमकती हुई पॉलिश है। इससे ज्ञात होता है कि चैत्य ग्रह का मौलिक विकास अशोक के समय में ही प्रारंभ हो गया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों को 3 गुफाएं दान में दीं। इनमें से एक प्रसिद्ध गुफा गोपी गुफा है, जिनका विन्यास सुरंग जैसा है। इसके मध्य में ढोलाकार छत और दोनों सिरों पर 2 गोल मंडप हैं। इसमें से एक जो गर्भगृह और दूसरे को मुख मंडप समझना चाहिए। दोस्तों, यह था मौर्यकालीन वास्तु एवं स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त वीडियो। दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिल सके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।